So today we are going to learn about electrocardiogram, that is your ECG. And what is basically ECG? ECG is graphical record, और बोल सकते हो आप कि it's a graphical representation of the electric current. Graphical. Ma'am, it is graph or gram? It's gram. ये हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चा. ECG, it's the electrocardiogram. The ECG machine, हम उसको electrocardio, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं क्योंकि वो हमें ग्राफ देता है, प्रोड्यूस करता है. बट ECG जो आपको ग्राफिकल फॉर्म में पेपर पे दिखता है, जब भी हम ECG परफॉर्म करते हैं, कहते हैं ना कि ECG हार्ट का करना है इन ऑर्डर टू सी वेदर योर हार्ट इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट. तो बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट that is used to record the changes is known as electrocardiograph. जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं. बट मैम एनसीईआरटी में ग्राफ है. जस्ट अ मिनट बच्चा, जस्ट अ मिनट, लेट मी ब्रिंग माय. So we are talking about the ECG, that is your electrocardiogram, which is the graphical record or the graphical representation of electric current. Graphical record or representation of electric current. और ये इलेक्ट्रिक करंट आएगा कहां से? प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स. इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन of the cardiac muscles. Cardiac muscles. So it's the graphical representation or the record जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं. एक्साइटेशन होते हैं हमारे डिफरेंट चेम्बर्स का, एट्रिया का, वेंट्रिकल्स का. फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल करंट बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द SA node towards the AV node, then his of and finally the Purkinje fibers. ये सारी जगह जब भी हमारे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्लो करता है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है, तो गिव अ ग्राफ, एंड दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज योर electrocardiogram. It's a well saying that even a straight line with a sound P P P P also shows that you are now dead. So curves are always required in order to be working, in order to be alive. तो जो ये लाइफ है ना, इसमें भी ये हैप्पीनेस, सैडनेस, बहुत सारे एक्साइटमेंट, कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है लाइफ में, कभी हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं. मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑल अराउंड लाइक दिस, बट द स्टेज शो है. वी आर द person to perform our performance here. We are here for that only. So always कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए. If there is a curve, that means we are alive. Even a straight line in the ECG machine shows that the person is dead, that your heart stopped working. So ऐसे तो कभी नहीं देखा होगा, बट ना जनरल सेइंग आई जस्ट वांट टू से, हमेशा क्लाइमेक्स में मूवीज में होता है कि ECG मशीन लगी हुई है एंड द पर्सन्स अराउंड द पेशेंट इज सीइंग द मशीन लाइक दैट. Oh, it's showing now the straight line and they came to know, okay, now the person is dead. डॉक्टर को बुलाते हैं, दौड़ के जाते हैं, आते हैं, डॉक्टर हार्ट को पुश करता है कि थोड़ा सा फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए और फिर वो वर्क करने लगे. तो दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. दैट इज द रियलिटी ऑफ life. You all had
एक दो दिन पहले की न्यूज है, आप सब जानते होगे, टीवी सीरियल सब देखते हो, बिग बॉस देखते होगे शायद, बट मैं नहीं देखती थी। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द सिद्धार्थ शुक्ला एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट हुआ उसको भी, इज फिजिकली वेरी फिट, बट ओनली बीइंग फिजिकली फिट इज नॉट दैट यू आर हेल्दी, ठीक है। तो देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड कि हमारा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बट बिफोर दैट, जैसा कि आपको कंफ्यूजन हुआ, द इंस्ट्रूमेंट used to measure the ECG is known as electrocardiograph. Okay. So basically, there was a scientist known as Enthoven, who was also known as father of ECG, and he was also awarded Nobel Prize for describing the functioning of the ECG. तो various graphs आ जाए, जो 3 different waves आते हैं, उनको explain किया था एंथोवेन ने, and Enthoven is also known as the father of ECG, as well as he received Nobel Prize in the year 1924. Nobel Prize. (1924), and Enthoven is also known as father of ECG. So 1924. Yes, बच्चा. He discovered electrocardiograph or electrocardiogram. Electrocardiograph. This is the name of the instrument. और यहाँ जो father of ECG, father of ECG कहने का मतलब है कि he is the father of the electrocardiography. उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग के बारे में हमें एक्सप्लेन किया था। जो हमारा ग्राफ आता है, स्मॉल p ग्राफ, then a QRS complex and a dome shaped T wave, ये P, Q, R, S and the T, ये P, Q, R, S, T, ये जो ग्राफ्स आते हैं हमारे ECG रिप्रेजेंट करता है। इसके वर्किंग के बारे में उन्होंने डिस्कवर किया था, फाइंड आउट किया था कि व्हाट दिस ग्राफ शोज। सो बेसिकली दे आर नोन एज फादर ऑफ ECG, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्लियर? कार्डियोग्राफी। बट जो ये ग्राफ है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने मेडिकल टर्म में सुना होगा। इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ द सर्जरी और इन ऑर्डर टू सी एनी ऑफ द हार्ट डिजीजेस, इट्स अ वे ऑफ डायग्नोसिस कि whether your heart is working properly or not. So the doctors recommend to get a ECG. तो ECG वो इंस्ट्रूमेंट लाने नहीं बोलता है, वो हमें क्या लाने बोलता है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसा हमें ग्राफ मिला है, इन ऑर्डर टू स्टडी। नाउ इट्स क्लियर? So Yes, we ma'am. proceed now further. हमारा जो ECG है, a normal healthy person का ECG, a normal ECG is composed of a normal ECG is composed of a small P wave. Someone is unmuted, mute yourself. So there is a small P wave, एक छोटा सा P wave होता है, QRS wave, QRS wave, और इसको हम QRS complex. Okay, so a normal ECG is composed of a small P wave, a QRS wave, QRS wave. QRS वेव को हम QRX कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स। अभी परेशान नहीं होना है, ये वेव्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं, एंड T वेव। तो बेसिकली ये 3 डिफरेंट टाइप्स के वेव्स जो होते हैं वो बनाते हैं आपके ECG को। वन बट अगर आप 1 मिनट का ECG निकालते हो तो ऐसे बहुत सारे
ग्राफ्स आएंगे, छोटा सा p आएगा, फिर QRS आएगा, फिर T आएगा, फिर से ये ग्राफ स्टार्ट होगा। तो लाइक दिस पेपर पे ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। तो दिस इज ये हमारा कार्डियक साइकिल जो वर्क कर रहा है। वन कार्डियक साइकिल तुम्हारा ये वाला जो टाइम पीरियड है कि P से QRS एंड देन T के बाद फुल्ली रिलैक्स हो जाता है, दिस रिप्रेजेंट योर वन कार्डियक साइकिल व्हिच टेक्स 0.8 सेकेंड। तो अभी हमें पता है कि इन अ 1 मिनट हाउ मेनी कार्डियक साइकिल्स आर देयर, कितने बार हार्ट बीट होता है, कितने बार साइकिल्स होता है। तो हम ECG में जो हमारे ग्राफ्स आते हैं उससे भी काउंट कर सकते हैं, और कौन सा जो वेव है वो आपको बताएगा कि कितने बार हार्ट जो हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। यू कैन काउंट द हार्ट बीट ऑल्सो। We will learn all these things today in this class. तो अब मुझे एक अच्छा सा बड़ा सा ग्राफ बनाना है, तो I need space. Write it down so that I can rub the board. So let's start. We will draw the different waves. ये टाइम पीरियड के साथ हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा P वेव आता है, जो छोटा सा वेव होता है। उसके बाद आप थोड़ा सा ऐसे आगे चलोगे, then there is a small dip, एक छोटा सा dip दिखेगा, and then it goes like this. फिर ये dip के पास आएगा और यहाँ से ये ऐसे ऊपर आएगा, ठीक है? Now it will again goes like this, and the T wave it is a dome shape, थोड़ा सा dome shape के जैसा दिखता है। तो the small सबसे small जो है वो तुमको P wave दिखता है। इसको थोड़ा और छोटा कर देती हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाओ। So this is your P wave. This is your QRS complex. QRS complex. QRS complex. And this is your T wave. Now, this P wave, what does it represent? This P wave represents the atrial contraction. That means your atrial depolarization. It represents atrial depolarization. That means atrial contraction. Your P wave, if anyone asks you what is the role of the P wave, then the role of the P wave is atrial depolarization, which is nothing but the contraction of the atria. Contraction of the atria. Then your QRS complex, it will represent your ventricular depolarization. Ventricular depolarization, और जैसे ही ventricles depolarized होता है, then comes the relaxing stage, that is your ventricular repolarization. So your T wave, it will represent ventricle repolarization. So these three important curves represent three important functioning. ये जो three important curve बनते हैं वो three important functions को represent करते हैं, और इसी को find out किया था एंथोवेन ने। अभी मैंने नीचे टाइम पीरियड नहीं लिखा है, ठीक है, but I will write the time period also. उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले we will read about the P wave. You can see here कि P is a small upward wave, is it?
P दिख रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि P सबसे छोटा होता है. P is a small upward wave. Is the board clearly visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That represent electrical excitation of the atria. Your P wave is a small upward wave that represent electrical excitation or the atrial depolarization, which represent atrial excitation. And this electrical atrial excitation is due to the SA node. SA node causes the activation. It is caused by the activation of SA node. अब ये atrial excitation क्यों होगा? तो it is caused by SA node, sinoatrial node. So basically this is caused by the SA node. The impulse of contraction from the SA node is being carried throughout the atria. अभी SA node से throughout the atria, क्योंकि हमारे atria को contract करना है, तो ये SA node जो excited हो रहा है, it's being carried or the impulse is being distributed throughout the atria. The second wave is your QRS complex, begins after a fraction of second. थोड़ी देर के बाद start होता है. Your QRS complex begins after a fraction of second. और ये represent करता है fraction of second of the P wave. P wave जैसे ही होता है उसके थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इनिशियली क्या होता था, हमारे valves ओपन होते थे और ब्लड एंटर करने लगता था from atria towards the ventricles, until or unless the blood pressure of the blood inside the ventricles becomes high enough so that they can contract. तो उससे ही पहले हमारे जो valves होते थे, tricuspid and the bicuspid valves, वो close हो जाते थे. So basically जैसे ही हमारा atria contract होता है, P wave generate होता है, तो after a fraction of seconds we are talking about the QRS complex. ठीक है, तो QRS complex begins after a fraction of second of P wave. After a fraction of second of the P wave, it begins at small downward. You can say थोड़ा सा नीचे जा रहा है. Small downward deflection, that is your Q. This is small downward deflection, that is your Q, and continues a large upright, that is R, and finally they form a triangular like structure. Can you see? हम देख सकते हैं कि ये triangle के जैसा structure बना रहा है. So first there is a small deflection, थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, that is Q, and continue as a large upright and triangular wave, ending also in a small depression. You can see फिर यहाँ नीचे आ रहा है, that is your S. This QRS, it represents the ventricular depolarization. So by counting the number of QRS complex, कि कितने QRS complex बन रहे हैं, उसको अगर हम count कर ले तो वो हमको ventricular systole भी बताता है. Okay? आप जब भी अपना बुक ओपन करोगे, NCERT ओपन करोगे, बस एक लाइन लिखा होगा कि your QRS represents the ventricular depolarization.
ठीक है, अगर आप अपना बुकलेट पे ओपन करोगे तो आपको बस एक लाइन यही लिखा हुआ वहां पर भी मिलेगा। तो दैट इज डीपोलराइजेशन मींस एक्टिवेशन। अब इसको थोड़ा ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एट्रिया का सिस्टोल, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ 0.1 सेकेंड्स का टाइम लेता है, बट फ्रॉम द एसए नोड the electrical impulses have to go to the AV node, और AV node में जाने के बाद फिर वो bundle of His and then the two bundles divide होते हैं and then finally the Purkinje fibers activate होता है so that the entire ventricle start contracting. तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है and this whole QRS complex represents the ventricle repolarization. That means from the AV node वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो हो रहा है, दैट मींस योर कॉन्ट्रैक्शन। आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, इसलिए आप ये डीपोलराइजेशन के नीचे लिख सकते हो कि डीपोलराइजेशन का मतलब है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। मैं लिख देती हूँ। और यहां पर भी डीपोलराइजेशन का मतलब है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन वर्ड हमने यहाँ पर इसलिए यूज किया है क्योंकि हम इम्पल्स की बात कर रहे हैं, और जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे वहां पर भी फॉर द conduction of the nerve impulses we use the term repolarization and depolarization। इसलिए हम यहाँ पर भी represent करने के लिए ये word use करें, but it represent the same thing, atrial contraction and ventricular contraction and ventricular relaxation। So basically it is caused by the impulse of contraction from the SA node to the AV node and finally towards the Purkinje fiber. That means the whole ventricles wall gets excited and they form the QRS complex. Clear? AV node through the bundle of His and Purkinje fiber and the contraction of the ventricular muscles. Thus, this wave is due to spread of electrical impulse through the ventricles. ये QRS जो है ये क्या represent कर रहा है? Spread of electrical impulses. Spread of electrical impulses the ventricles, entire ventricles। जैसे हमारा यहाँ पर atrial contraction में it represents कि which represent atrial excitation, entire carried throughout the atria, all the atrial muscles। तो यहाँ पर भी throughout the ventricles। So this is your QRS complex। After the QRS complex, there is a dome-shaped wave which is known as T wave, which represent the relaxation of the ventricles, which represents the T wave। ठीक है, T wave is a dome-shaped wave which represents the relaxation of ventricles। which represent relaxation of ventricles। हमारा ventricle जो है वो relaxed हो रहा है। And the end of the T wave जिधर खत्म होता है वो हमें क्या बताता है कि हमारा जो सिस्टोल है वो स्टॉप हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका है। The end of the T wave marks the end of systole। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है बच्चों, अब ये बहुत ध्यान से देखना, इसको हम टाइम पीरियड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर टाइम पीरियड। तो बेसिकली हाउ वी विल डू दैट, टी और आर या फिर टी और क्यू, मतलब टी से आर तक जाने में जो टाइम लगता है, मतलब ऐसे नोड से
जो एवी नोड और थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स वेव्स फ्लो करते हैं, एक्साइटेड वेव्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्लो करते हैं, इट टेक्स सम टाइम। तो बेसिकली हमारा जो पीआर इंटरवल होता है, पीआर मतलब यहां से यहां तक जाने में जो टाइम पीरियड लगता है, दैट इज लेस देन 0.12 to 0.2 seconds. ओके, सो बेसिकली आप ये नोट डाउन कर लो, आई विल रब, और अब मैं टाइम पीरियड के साथ बताऊंगी, क्योंकि वहां पर मुझे अब जब भी डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब ये नॉर्मल पी वेव है, बट मान लो कि पी वेव, जब भी मैंने ईसीजी निकाला किसी भी पेशेंट का, तो पी वेव का जो नॉर्मल साइज होता है, इट्स अ स्मॉल वेव, वो इनलार्ज्ड मिला। व्हाट डज इट शोज? क्यूआरएस वेव है, उसमें डिफॉल्ट मिला। टी वेव जो है वो बहुत ज्यादा फ्लैट हो गया है, या फिर टी वेव इनलार्ज्ड हो गया। व्हाट डज इट शो? क्या हम, क्योंकि इट्स अ वे टू डायग्नोस द हार्ट डिजीजेस, तो व्हाट आर द वेरियस हार्ट डिजीजेस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द these waves, कि टी वेव्स क्या रिकॉग्नाइज करता है, क्यूआरएस वेव्स क्या रिकॉग्नाइज करता है, टी वेव के इनलार्जमेंट होने से या फिर टाइम पीरियड इंक्रीज होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। दिस ऑल वी विल डू इन द नेक्स्ट ग्राफ। तो नेक्स्ट ग्राफ में ही मैं आपको टाइम पीरियड के साथ वो ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है, नोट इट डाउन। So let's start the class. So now I will draw a diagram in the mid of the board. So now I will write the time period also. तो उससे पहले मुझे तुमको कुछ बताना है। दिस इज योर पी वेव है, तो यहाँ पे बहुत सारे Q, R, S and this is T. Okay, so there are certain time periods because the graph is being represented with the time. यहाँ पे मैं time लिखूंगी, but before that, normal PR interval or you can see the PQ interval. PR interval कितना होना चाहिए? तो your PR interval should be less than 0.12 to 0.2. ये टाइम पीरियड है, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लेटर्स हैं, 0.12 to 0.2 seconds, ये सेकेंड है, दैट इज द नॉर्मल पीआर इंटरवल। सेकेंड लिख देती हूँ, कंफ्यूज नहीं हो, ये नॉर्मल पीआर इंटरवल है। मतलब कि अगर आपका हार्ट बीट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, तो पी से आर तक जाने में वेव्स को इतना ही टाइम लगना चाहिए, दैट इज लेस देन 0.12 to 0.2 seconds. That is your PR, normal PR. Now comes the QRS. Now normal QRS complex duration is less than 0.10 second. Normal QRS time interval is also less than 0.10 second. Now the third one is the T wave. तो जो हमारा T है, it's the time from Q to T. Q to T, नॉर्मल QT इंटरवल कितना होना चाहिए? Q से T, यानी कि जैसे ही आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और जैसे आपका वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होता है, उन दोनों टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? QT टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल QT इंटरवल जो होता है is less than 0.42 seconds. Normal QT interval should be less than 0.42 seconds. This is important. So PR, P and R. तो अगर मैं अपना ग्राफ में टाइम पीरियड दिखाना स्टार्ट करूंगी, तो मैं वो अगर P के पास मैंने उसको 0 पॉइंट किया है, जहां से आपका ये P स्टार्ट हुआ है,
और जो ये Q है तो PQ हमने लिखा है कि PQ या फिर PR कितना होना चाहिए 0.12 to 0.2 सेकेंड। तो मैं इजीली यहाँ पर Q के पास लिख सकती हूँ कि ये 0 से स्टार्ट होके 0.2 तक गया है, ठीक है। जहां पर मेरा ये T वेव कंप्लीट हो रहा है, जहां पर मेरा ये T वेव कंप्लीट हो रहा है, अगर मैंने इसको यहाँ पर 0.5 लिखा, 0.5 सेकेंड्स, देन इन द मिडवे जो तुम्हारा S और T का इंटरवल है, S और T का इंटरवल है, ST इंटरवल है, वो कितना होना चाहिए? ST इंटरवल इन दोनों के बीच में ही मेरा 0.4 सेकेंड आएगा, 0.4 सेकेंड आएगा, दैट इज नॉर्मल QT। जो नॉर्मल Q और T है इनके बीच में मेरा 0.4 सेकेंड आना चाहिए, यस और नो? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि वो 0.4 सेकेंड्स होना चाहिए, तो इसके बीच में हम लिख सकते हैं कि एट अ पॉइंट यहाँ पर 0.4 सेकेंड्स भी आएंगे। और लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने 0.5 लिखा है, दैट मीन्स कि यहाँ तुम्हारा कार्डियक साइकिल स्टॉप नहीं हो रहा है, इट विल गो बियॉन्ड। जब तक तुम्हारा 0.8 नहीं आएगा तब तक कार्डियक साइकिल जो है वो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। सो हियर इफ आई विल लाइक 0.8 सेकेंड, so from here to here our one cardiac cycle will complete. Now according to this normal way we will see कि normal PR जो होना चाहिए था वो तुम्हारा 0.1 to 0.2 होना चाहिए, तो वो हमारा उस रेंज में फॉल करता है। QRS ये भी लेस देन 0.1 होना चाहिए, तो अगर मैंने इसको 0.3 लिखा है बच्चा, तो इन दोनों के बीच में 0.3 आएगा, 0.2 और 0.4 के बीच में, तो वो लेस देन 1 ही आएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज योर QT, Q and T. If I will draw it like this, तो QT कितना है? QT है तुम्हारा लेस देन 0.4 सेकेंड। तो देखो क्या यहाँ पर 0.4 सेकेंड से लेस बन रहा है? Yes, ma'am. Yes. तो बेसिकली दिस इज द ग्राफ कि हमारा जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, वी प्लॉट इट अगेंस्ट द टाइम पीरियड। हम इसको टाइम पीरियड के अगेंस्ट जो है वो बनाते हैं, टाइम पीरियड्स के अगेंस्ट हम इसको प्लॉट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 0.5 लिखा है तो मैं ये 0.4 यहाँ पर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि जो हमारा टी वेव है QT वेव बोल रहे हैं, तो जहां से ये टी वेव स्टार्ट हो रहा है हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं पर ऐसे देखो कि यहाँ पर ऐसे करके 0.4 लिखा है, तो वो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बट तुमको ये याद रखना है कि ये तुम्हारा ST इंटरवल है, दिस इज योर ST इंटरवल। तो ST इंटरवल सिर्फ यहाँ कंप्लीट नहीं हो जाएगा, S विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड हियर, यहां से वहां तक जाएगा। तो दिस इज योर ST इंटरवल, जहां से वो स्टार्ट हुआ है और जहां वो फिनिश हो रहा है, दैट मींस योर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, आपका वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, तो दिस इज योर ST इंटरवल, ST इंटरवल, ST इंटरवल। तो बहुत सारी जगह अगर आप ग्राफ को इजीली देखोगे, जस्ट अ मिनट, आई एम शोइंग यू अ ग्राफ in order to make it understand more clearer, just a minute. I will, you can see this, you can see this is a normal graphical representation of a normal ECG. You can see the PR interval, जहां से ये R ये वाला स्टार्ट हुआ है, this is your P, that is atrial depolarization. You can see 0 to 0.2, you can see 0 to 0.2 here. From here Q से लेके जिधर से हमारा Q स्टार्ट हुआ है, तो जो हमारा PQRS कॉम्प्लेक्स है, QRS कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए हमने लिखा है that is less than 0.1. ये तो ये बीच में इससे भी छोटा आएगा, 0.1 आएगा, तो this is your QRS complex. So basically this is your
PR इंटरवल, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो दिस इज योर PR interval, this is your QRS interval, and then your ST, and then your ST interval. तो ये पूरा S से T जहां तक वेव कंप्लीट होता है, ये पूरा वेव रिप्रेजेंट करता है हमारा रीपोलराइजेशन, और जो डीपोलराइजेशन है वो सिर्फ QRS जो कि लेस देन 0.1 सेकेंड है. बट अगर तुम्हें याद होगा तो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का टाइम कितना होता था? 0.5 सेकेंड्स, याद है? Yes, ma'am. और एट्रियल का सिस्टोली सिर्फ 0.1 होता था, और उसके बाद 0.1 होता था मान लो यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक वो रिलैक्स ही करता है, यानी 0.8 में से 0.1 माइनस कर देंगे तो 0.7 सेकेंड विल बी द एट्रियल रिलैक्सेशन स्टेज. तो ये सारी चीजें जो है वो हमें रिमेम्बर करनी है. कोई भी इतना ज्यादा कुछ नहीं आता है एग्जाम में. ये ST जो होता है तुम्हारा S और T इंटरवल, उसी को आप यहाँ से Q और T इंटरवल बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से Q और S का इंटरवल है, QRS कॉम्प्लेक्स. QT इंटरवल यानी Q से T तक. तो these are the various interval here. Now important thing is that कि ये जो intervals हैं, ये अगर इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है ये टाइम पीरियड, या फिर इनके वेव्स में प्रॉब्लम आती है कि ये वेव्स बहुत ज्यादा इलार्ज हो गया या फिर ये वेव फ्लैट हो गया, तो व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस. तो इनलार्जमेंट ऑफ द पी वेव, अगर किसी पेशेंट का पी वेव इनलार्ज हो जाता है, indicates enlargement of the atria, क्योंकि P is related to the atrial contraction. So if the P wave increases, P wave indicates enlargement of the atria. PR interval, और जब पता है PR इंटरवल को ही हम PQ इंटरवल भी बोलते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होना. PQ और PR दोनों सेम है. PQ इंटरवल या फिर आप इसको PQ भी बोल सकते हो इंटरवल, PR या फिर PQ इंटरवल. तो इट्स द टाइम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इम्पल्स टू ट्रेवल थ्रू द एट्रिया. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होके फिर ये AV के पास जाएगा और फिर पूरे वेंट्रिकल के वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा. And AV node to the remaining conductive tissues. Remaining conductive tissue you all learn, पहले पढ़ चुके हो, you all understand. So this P wave enlarged होते हैं in certain condition. So if the PR interval is lengthened, PR इंटरवल जो नॉर्मल PR इंटरवल है, अगर PR enlarge हो जाता है, बढ़ जाता है, तो what are the conditions which determines कि ये कौन से डिजीज को रिप्रेजेंट कर सकता है. तो PR इंटरवल इज लेंथन ड्यूरिंग PR. फर्स्ट हम PR इंटरवल के बारे में पढ़ रहे हैं. PR इंटरवल इज lengthened during, मैं एक नया वर्ड लिखूंगी तो मैं उसको नॉर्मल लिख रही हूं ताकि आप सबको स्पेलिंग समझ में आए. एथेरोस्क्लेरोसिस. इसका मतलब क्या होता है? You know that your atria, जब भी हम arteries और veins पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे they are made up of 3 different layers, और सबसे अंदर का जो पार्ट होता है that is the lumen. तो due to the deposition of the cholesterol, due to the deposition of the calcium, ये जो lumen है उसकी thickness, जो arteries है उसके lumen की thickness कम होते चली जाती है. That means कि वो narrow हो जाता है.
और नैरो होने की वजह से ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम होती है. तो बेसिकली इट्स a disease which is known as atherosclerotic heart disease. AHD भी बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जब ASD बोलते हैं तब हम उसको एथेरोटिक डिजीज बोल सकते हैं, हार्ट डिजीज. AHD होना चाहिए. एंड दिस इज एथेरोस्क्लेरोसिस. इसका मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द ल्यूमेन ऑफ, या फिर बोल सकते हो कि जो लार्जर आर्टरीज होते हैं और मीडियम साइज आर्टरीज होते हैं उसमें वो थिकेंड कर देता है, उसको थिकनेस प्रोवाइड करता है, एंड दस prevent the flow of the blood. Basically this is being found in the coronary arteries, and you know that the coronary arteries, they provide the blood to the heart muscles. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So basically this आर्थेरोस्क्लेरोटिक ये एक डिजीज है जिसको हम AHD भी बोलते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेग एंड कैल्सिफिकेशन. तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्लेग क्या होता है? इट्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल या फिर कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम डिपोजिशन, कैल्सिफिकेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट अब और क्या डिजीजेस ये कॉज करता है? तो इट्स द AHD, दैट इज योर एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज भी लिख सकते हो. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AHD का मतलब क्या होता है. एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज. जब भी हम डिजीजेस ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे वहां पे ये फिर से आएगा, तो हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो along with this atherosclerotic heart disease, it also causes rheumatic fever. It also causes rheumatic fever. अब ये क्या होता है? Rheumatic fever, it's also a rheumatic heart disease. इस डिजीज में rheumatic fever हम इसको बोलते हैं because it basically affects the valves of the heart. Listen carefully, joint pain होता है, fever आता है, but ये normal fever नहीं है. It's not the viral infection, is because of the infection in the valves of the heart, and this is because of a bacteria known as Streptococcus. And it's being found, ये वैसे जगह पे जहां मिलेगा आपको जहां पर बहुत अच्छा सैनिटेशन नहीं है या फिर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, बहुत ही क्राउडी प्लेस है या फिर अनहाइजेनिक प्लेस है, तो उस जगह पे ये चीजें ज्यादा जल्दी डेवलप होती हैं. तो एन इनलार्जमेंट और PR लेंथ इज, PR interval is lengthened during atherosclerosis. This is one, and the second one is your rheumatic fever. Rheumatic fever, ये normal fever नहीं है. This is the fever which is caused due to damage in the heart valves, and it is being found in the, if the PR length is increased, lengthened हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा rheumatic fever. तो PR length, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि if the PR length of the ECG is increased, what are the diseases which is represent? वहां पर ऑप्शंस होंगे बहुत सारे डिजीजेस के, तो यू मस्ट नो इट रिप्रेजेंट्स द एथेरोस्क्लेरोसिस एज वेल एज rheumatic fever. एथेरोस्क्लेरोसिस को हम एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग भी बोलते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे स्प्रेड होके पूरे एरिया को कवर कर लेता है, धीरे धीरे पूरा बहुत ज्यादा नैरो हो जाते हैं हमारे आर्टरीज. तो द अनदर वर्ड फॉर दिस इज ऑल्सो प्लेग. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, इट्स द प्लेग. सो दिस इज ऑल अबाउट द PR or the PQ interval, both is same.
तो अगर ये लेंथेंड हो जाता है, और लेंथेंड क्यों होगा बच्चा, ये वाला पार्ट लेंथेंड क्यों होगा, ये रिप्रेजेंट करता है आपके आर्टरी के कॉन्ट्रैक्शन को, तो दिस इज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ एट्रिया एंड एवी नोड, इसकी वजह से ही ये पार्ट लेंथेंड हो सकता है ना। PR और PQ क्यों होगा, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन इन द आर्टरी, इन्फ्लामेशन इन द आर्टरी एज वेल एज जो हमारा एवी वेट, जैसे जैसे ही एक्साइटेड हुआ इसको तुरंत एवी नोड को एक्साइटेड करना चाहिए, बट वो एक्साइटेड नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजन, इसकी वजह से भी आपका PR का लेंथ इंक्रीज हो सकता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ एट्रिया एंड एवी नोड. So why this is lengthened, why PR interval is lengthened, write it down in your notebook. What will be the reason? So reason, तो reason क्या होगा, inflammation of atria or AV node. Write it down. Can you repeat what you have written? Yes, I have written here कि what is the reason why the PR length increase होगा तो कौन से diseases हो सकते हैं, वो हमने ये पढ़ा, atherosclerosis and rheumatic fever. But why, क्यों increase होगा, what is the reason? तो reason behind the increase in the PR interval is inflammation of atria or AV node. Okay? तुरंत ऐसे नोड एक्साइटेड हुआ ड्यू टू सम रीजंस, इट्स नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम टू द एवी नोड, और जिसकी वजह से वो लेंथ जो है PR वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो क्यों हो सकता है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब जब भी इन्फ्लामेशन इज रिलेटेड, जैसे अभी मैंने रूमेटिक फीवर बोला, तो रूमेटिक फीवर इज आल्सो ड्यू टू द, इसमें जॉइंट पेन भी होता है, फीवर भी होता है, बट इज द डिजीज ऑफ द हार्ट, हार्ट के वल्व्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, कभी कभी इंटायरली हार्ट को डैमेज कर देता है, वाल्व्स को डैमेज कर देता है, बट इट्स ड्यू टू अ बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस के स्पीसीज की वजह से होता है। मैं यहाँ लिख दूं, रूमेटिक फीवर, इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, bacterial infection caused by streptococcus. Clear? Second wave that we have to read, if the QR wave is enlarged, if your QR wave is enlarged than the normal heart wave, then what it will show. So enlarged QR wave, which shows a disease that the patient is going through a disease, that is your myocardial infarction. Myocardial infarction. In the simplest way, this myocardial infection is known as heart attack. सिंपल वे में मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ही हम हार्ट अटैक बोलते हैं। So what happen in case of heart attack? जब भी हार्ट अटैक होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है, a part of the heart muscles, that means the cardiac muscles, they start damaged, वो डैमेज होना स्टार्ट करता है। कुछ टिश्यूज जो हार्ट मसल्स के होते हैं, कार्डियक मसल्स, क्यों डैमेज होंगे, ड्यू टू द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर अचानक से ड्यू टू अ क्लॉट, ड्यू टू अ क्लॉट बन चुका है, जिसकी वजह से जो आपके आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं, राइट एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, दे आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन to the heart muscles, then the tissues started damaging. So that condition is known as myocardial infection. In the other one, it's known as the heart attack. So heart attack is a condition when a part of heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply.
हार्ट मसल्स, और ये कोई सिग्नल दे के नहीं होता है, अचानक से हो जाता है. इट्स अ साइलेंट किलर, साइलेंट डिजीज. कभी भी किसी को भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता है, इसकी वजह से कोई फीवर नहीं आएगा, आपको कुछ एजीनेस नहीं लगेगा, अचानक से हो सकता है. सो इट्स ऑल्सो नोन एज द साइलेंट किलर. अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल है, 2 दिन पहले का, आप देख सकते हो, बंदा खूब अच्छा खासा फिट था, रात को सोया और सुबह नहीं जगा. ठीक है, तो इट्स अ साइलेंट किलर. एंड हार्ट अटैक इज inadequate supply of oxygen to heart tissues. It's a sudden attack. अचानक से हो सकता है, किसी को नहीं पता. इसी वजह से कहते हैं what are the various reasons? क्या reason हो सकते हैं? Our lifestyle, the way we eat the food, the oily and the greasy things that we need to eat, that खाने में तो बहुत अच्छा लगता है. कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, लिपिड्स डिपॉजिट होते हैं, कैल्सिफिकेशन होता है, and it leads to the thickening of the arteries, and sometimes the clots are being formed, which are creating the hindrance in the flow of the blood. And because of that hindrance, actual amount of blood is not being supplied to the heart muscles. और जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हर सेल को, हर टिश्यू को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, because the metabolic activities they perform is aerobic respiration. तो जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, टिश्यूज धीरे धीरे डैमेज होते चले जाएंगे, the nearby tissues started damaging. तो ultimately it leads to a disease, it leads to a condition. It's not a disease, it's a condition, that is heart attack, sudden attack. तुरंत हो सकता है, कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है. That's why it's also known as the silent killer. Nowadays, पहले क्या था? The people, the elderly people, they basically. Who is this? पहले आपने What you have written after heart? heart attack. This myocardial. Ma'am, can you repeat that statement? Heart tissues, बच्चा, tissues. Heart tissues. Ma'am, can you repeat that statement? Sure, why not? Inadequate. What happens in case of heart attack? Inadequate supply of oxygen to heart tissues. Heart के tissues को inadequate supply of oxygen मिलेगा, and this leads to damage of the heart muscles. So basically, this is your heart attack, which in the normal term is known as myocardial infarction. मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलोगे आप, एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलना है, आपको हार्ट अटैक नहीं बोलना है. तो हार्ट अटैक, इन अदर वर्ड यू मे से बच्चा कि डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल. जो हार्ट टिश्यूज हैं, हार्ट मसल्स हैं, उसके थोड़े से पार्ट की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ द सेसेशन ऑफ ब्लड सप्लाई, क्योंकि वहां पर ब्लड पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हो पाया, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हुआ, एंड इट लीड्स टू द एक्यूट हार्ट अटैक. So the heart muscle is suddenly damaged by inadequate blood supply. So inadequate supply of oxygen with blood, या फिर insufficient blood लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लड की हम बात कर रहे हैं, सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं. ब्लड ऑक्सीजन ही लेके जाएगा, बट मेरे को यहाँ पे ब्लड लिखना चाहिए था. Inadequate supply of blood to heart tissues or heart muscles, which ultimately leads to death of certain part of heart. Okay? यहाँ पर मैंने टी वेव के सामने लिखा है, कंफ्यूज मत होना, हम बात कर रहे हैं हमारे इलास्ट क्यूआर के बारे में. नाउ after the elast QR wave, the third wave is your P wave. अब हमें उसके बारे में पढ़ना है कि P wave में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. So basically उससे पहले ST, can you see the ST interval? ST interval, अगर ये ST interval भी elevated हो जाता है तो it's also showing
एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये अगर ST इंटरवल जो है ये भी इनलार्ज होता है तो इट ऑल्सो शोज मायोकार्डियल इन्फेक्शन. The third is your ST interval. This is also when it enlarged, it shows myocardial infarction. Okay? So now after the ST wave, we have to learn about the T waves. You can see here the T waves, the dome-shaped structure, the T waves. T wave, अगर T wave flat हो जाता है, T wave जो ये dome shape का structure है ये ऐसा नहीं रहता है और ये flat हो जाता है, तो what does it represent? अगर T wave नहीं दिख रहा है, ventricle repolarization का T wave नहीं दिख रहा है, then it shows that it's the T wave flat means the heart muscles receives insufficient oxygen as in atherosclerotic heart disease. तो अगर हमारा T wave भी flat होता है तो it also shows the atherosclerosis heart disease. ठीक है, तो fourth, where should I write? I am writing here. Fourth one is our T wave flat. अगर T wave flat हो रहा है तो what does it mean? It means एथेरो जो आपका पहला P wave का था वही आपके T wave का भी है. That is your atherosclerotic heart disease. Atherosclerotic heart disease. प्लीज कंफ्यूज मत होना. अगर अभी यहाँ पर ये डिजीजेस के नाम अच्छे से नहीं समझ में आ रहे हैं तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी वहां पर वेरियस डिजीजेस ऑफ द हार्ट पढ़ाऊंगी, वहां ये फिर से आएगा, वहां पर एक बार फिर से पढ़ लेना तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. बट कुछ भी नहीं है. एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज का मतलब होता है deposition of the cholesterol or calcification on the arteries. जो हमारे main arteries होते हैं, medium size and the large size arteries, उनमें thickening हो जाती है and it leads to a disease that is known as atherosclerotic heart disease. Clear? Yes, ma'am. Okay, very good. और एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट डिजीज को अगर कभी भूल जाते हो तो एक ये भी याद रखना कि इसको हम CAD भी बोलते हैं. CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज. कोरोनरी का मतलब ही होता है कि कोरोनरी आर्टरी, दैट मींस दे आर कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. तो अगर हार्ट को ही ब्लड नहीं मिल रहा है, हार्ट के मसल्स, कार्डियक मसल से फंक्शन करना छोटा सा पार्ट स्टॉप कर दे रहा है, दैट मींस एंटायर सिस्टम जो है वो प्रॉब्लमेटिक है. सो बेसिकली the atherosclerotic disease is also known as CAD. जैसे मैंने यहाँ पर AHD लिखा है, atherosclerotic heart disease, इसको आप CAD भी बोल सकते हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिससे आपको ये याद रह जाएगा कि what does it exactly means. कि हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो मेन आर्टरीज हैं, वहां पर फैटी एसिड्स, फैटी सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो रहा है एंड दे रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट. दे आर ब्लॉकिंग द मेन आर्टरीज विच आर सप्लाइंग द ब्लड टू द हार्ट, दैट इज योर कोरोनरी आर्टरी. अब मुझे लगता है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. यस और नो? Yes, ma'am. तो अभी यहाँ पर लिख लो CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज. ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस. नाउ टी वेव अगर फ्लैट होता है तो दैट लीड्स टू अ डिजीज, वो तो हमने पढ़ लिया. बट अगर टी वेव जो है वो एलिवेटेड दिखता है, ये जो डोम शेप का स्ट्रक्चर है ये ऐसा नहीं दिखेगा, और अगर ये एलिवेटेड दिखता है टी शेप, तो इट शोज इंक्रीज्ड पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन.
तो जब भी फ्लैट होता है तो इट्स द AHD disease, but if it's in the elevated, then it shows the high potassium level in the blood, in the body. It may be elevated when the body's potassium level is increased. So ये elevated part जो है, elevated part जो है, what does it shows? It shows your, तो T wave flat का मैंने यहाँ लिख दिया, T wave elevated, T wave elevated, it means increased, this arrow will show increased potassium in the body, increased potassium concentration in the body, potassium level, increased potassium level लिख लो, किधर लिखा मैंने increased potassium level. So this is all about your ECG, और इससे क्वेश्चन आते हैं, ये जो डिजीजेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो या इसका एक छोटा सा ऐसा चार्ट बना लो कि मैम ने बोला कि PR इंक्रीज होगा तो कौन से 2 डिजीज हैं, QR इंक्रीज होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आपका ST इंक्रीज होगा दैट इज आल्सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, T वेव जो है अगर वो फ्लैट है तो दैट इज आल्सो CAD coronary artery disease, but if it's elevated it represents the increased potassium level. Ma'am, what you have written after T wave? T wave flat, FLAT. अगर T wave flat हो जाएगा, देखो मैंने 2 तरह का T wave में चेंजेस बनाए हैं. If it's flat बस थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, and if it's elevated, so when it's flat it shows the atherosclerotic heart disease, and if it's elevated it shows T wave elevated, it shows increased potassium level. लिखा सबने? ये ऐसा नहीं हो सकता है. You are a medical student, आपको पता होना चाहिए कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि हार्ट मसल्स को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल रहा है. कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि आपके हार्ट ने पंप करना ब्लड स्टॉप कर दिया है. बट जब हम बात करते हैं हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक हार्ट फेलियर की, तो इसका मतलब है योर हार्ट इज नॉट पंपिंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड दैट योर बॉडी नीड्स. ठीक है, जितने मार्क्स चाहिए मैं उतने नहीं ला पा रहा हूँ. 35 इज द पासिंग मार्क, बट मैं नहीं ला पा रहा, उससे कम कर पा रहा, दैट इज फेलियर. ऐसे याद रख सकते हो. अगर जितना ब्लड चाहिए उतना हार्ट नहीं सप्लाई कर पा रहा, उतना नहीं पंप कर पा रहा है, तो वो फेल हो गया. उसको 35 मार्क्स नहीं आया आउट ऑफ 100, तो वो फेल हो गया. दैट इज योर हार्ट फेलियर. अब मुझे नहीं लगता है कि आप ये चीज भूलोगे. यस और नो, कि भूल जाओगे फिर से? सिंपल है. अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब है कार्डियक अरेस्ट हो गया, योर हार्ट स्टॉप बीटिंग. अरेस्ट हो गया, जेल चला गया, अभी वहां कुछ नहीं कर सकता है. You can't, he can't do anything. So that is your arrest. Your heart stop beating. ठीक है? तो this is all about. और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिजीजेस है हार्ट से रिलेटेड, जो इस चैप्टर का जब ये लास्ट लेक्चर होगा तो 17-18 डिजीजेस है, बट इतना नहीं पढ़ना है. बट हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में बता दूंगी, और जब आप स्पेशलाइज करोगे तो आपको खुद पढ़ाया जाएगा ये सारी चीजें, और आप तो इसके मास्टर्स बन जाओगे. ओके, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा ये बताओ, ये बच्चे धीरे धीरे गायब किधर हो जाते हैं? अभी 45 बच्चे थे और अभी 33 बच्चे हैं. मैं कल हर बच्चे के पेरेंट को फोन करवाने वाली हूँ कि एक्चुअली वी आर हियर, बट आपको भी घर पे ध्यान रखना है. हर मम्मा को ये टास्क देने वाली हूँ कि आपको ये देखना है कि क्लास खत्म हुआ है या फिर आपके बच्चे ने पहले ही क्लास लीव कर दिया. जुनेद का क्वेश्चन है, मैम हाउ डज इस्नोफिलिया रेसिस्ट इन्फेक्शन? इस्नोफिलिया में क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ WBC. इट्स नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जिक रिएक्शन में इसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं. कैसे होते हैं? यहाँ पर भी जो हमारे
सेरोटोनिन और ये सारे फंक्शंस करते हैं ना, उनका रोल आता है। ये इन्फ्लामेशन कैसे कॉज करते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन। क्योंकि जब भी देखना आपको किसी को भी एस्नोफीलिया होती है या फिर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो क्या करते हैं वो, या तो बहुत ज्यादा छींकने लगते हैं या फिर उनको कोल्ड एंड कफ हो जाता है। दैट मीन्स इन्फ्लामेशन इज देयर इन देयर बॉडी, या फिर स्वेलिंग आ जाती है। तो क्यों होता है? बिकॉज WBC इज द रश टुवर्ड्स दैट एरिया। उसके लिए क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट भी करना है और कॉन्स्ट्रिक्ट भी करना है। ये सारी चीजें हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैम, बट वी आर अटेंडिंग क्लासेस स्टिल, एंड यस ग्लोरी यू आर अटेंडिंग, बट 45 थे तो मुझे माइनस कर दो, 44 स्टूडेंट यहाँ थे और राइट नाउ देयर इज ओनली 33 स्टूडेंट्स। तो आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट अगर ये चालाकी हो रही है तो वी हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज अभी जब तक परमिशन नहीं मिलेगा हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं कर सकते।